ओहे गाइस, हाय, हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदांतु। तो आज के सेशन में हम लोग अमीन्स को करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस तुम लोग के बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ठीक है। साथ में मैं बीच में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगी जहां से हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीधे सीधे। तो जुड़े रहना है मेरे साथ। मैं हूँ शिल्पी कौशिक, आपकी केमिस्ट्री मास्टर टीचर वेदांतु पर। सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यार इस चैनल पे ना हम बहुत सारी अमेजिंग चीजें तुम लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए प्लान कर रहे हैं, है ना। नॉट जस्ट फॉर 12th क्लास स्टूडेंट्स, 11th क्लास के बच्चों के लिए भी हम सारे चैप्टर्स को डिटेल में कर रहे हैं। स्प्रिंट सीरीज ऑलरेडी चालू है चैनल पे, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे तुम्हें। साथ में अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी सीरीज प्लान कर रहे हैं एंड लॉट्स ऑफ इंपॉर्टेंट स्टफ ऑन द चैनल। तो सबसे पहले तो जुड़ जाओ चैनल पे और चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अवेयरनेस हो इस चैनल के बारे में, है ना। और जितने मास्टर टीचर्स आपके लिए इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, दैट ऑल्सो उससे फायदा हो रहा है ज्यादा से ज्यादा बच्चों का, वही हम चाहते हैं। तो मेक श्योर सब्सक्राइब रहें। और आज के सेशन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और क्वेश्चंस हैं, तो मेरे साथ समझना हर एक टॉपिक को ध्यान से, है ना, और हर क्वेश्चन को करना, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस आज हम करेंगे ना, दे आर टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। साथ में काफी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो हर साल पेपर में तुम्हें मिलते हैं, ठीक है। ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम का पैटर्न होने वाला है। तुम्हारा 70 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटे का तुमको टाइम मिलता है ना। टोटल 33 यानी 33 क्वेश्चंस तुमको करने होते हैं पेपर में, जिसमें से तुम्हें 5 सेक्शंस मिलेंगे। इंटरनल चॉइस होती है कहीं कहीं किसी किसी क्वेश्चन में, ठीक है। सेक्शन नंबर ए में सिर्फ एमसीक्यूज आते हैं। सेक्शन नंबर 2 में तुम्हें सब्जेक्टिव शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आते हैं। सेक्शन सी में भी तुम्हें शॉर्ट आंसर्स होते हैं, लेकिन ये 3 नंबर का एक होता है। सेक्शन डी में तुम्हें केस बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं। अब केस बेस्ड क्वेश्चन में क्या होगा कि तुमको एक पैसेज दिया होगा बड़ा सा, और उस पैसेज के आधार पे तुमसे 4 सवाल पूछ लेंगे, है ना। तो हर एक केस बेस्ड पैसेज 4 नंबर का होता है, ठीक है। तो 2 केस बेस्ड पैसेज आएंगे तुम्हारे पास, ये बहुत स्कोरिंग होते हैं, ठीक है। तो इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सेक्शन ई में तुम्हें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, जो 5 नंबर का एक सवाल होगा। सारे क्वेश्चंस कंपल्सरी होते हैं, ठीक है। तो इंटरनल चॉइस होगी, डोंट वरी। तो अब तुम अगर पेपर को एनालाइज करो ना ध्यान से, तो मोस्ट मैक्सिमम तुम्हारा सब्जेक्टिव पेपर होता है ना। मैक्सिमम पोर्शन जो है पेपर का वो सब्जेक्टिव है। और तुम लोग पता है क्या करते हो, यहाँ से भागते हो, तुम सब्जेक्टिव से भागते हो। यू आर लाइक अरे इसको नहीं करते हैं, ऊपर ऊपर से देख लेते हो। दैट इज योर बिगेस्ट मिस्टेक। तो तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि तुम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो, उसे अच्छे से करते हो। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुम लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा, और पेपर में उतनी कम तुम लोग गलतियां करोगे, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखो, इट इज इम्पोर्टेंट, राइट। चलिए, तो अगर मैं इस यूनिट की बात करती हूँ, अमाइंस की हम बात करें, तो अमाइंस का वेटेज लगभग 6 मार्क्स का होता है। बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है ये, ठीक है। 6 नंबर में हो जाता है, राइट। तो 6 मार्क्स। आप अगर आज का सेशन देखते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज की क्लासेस, जरूर आपका माइंड्स रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। एक टॉपिक से शुरू करना चाहती हूँ माइंड्स के, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से गारंटीड 100%, 100 का भी 101% लिख रहे हैं, सवाल आता है। टॉपिक है बेसिक कैरेक्टर अमाइंस का, ठीक है। तो बेसिक कैरेक्टर क्या है बताओ। बेसिक कैरेक्टर क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर देने की टेंडेंसी किसी स्पीशीज की, है ना। जैसे अगर हम किसी स्पीशीज ए की बात करें, वो कितना अच्छा बेस है, तो उसके पास जो लोन पेयर है वो देने की कितनी हाई टेंडेंसी है। अगर आराम से दे देगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर, तो वो अच्छा बेस है। ल्यूविस की डेफिनेशन बेसिस की यही तो थी, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स, है ना। जितनी आराम से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा उतना अच्छा वो बेस होगा, है ना। तो बेसिक कैरेक्टर अमाइंस का पेपर में पूछता है। लेकिन यहाँ पे तुम्हें अगर सवाल आया तो ध्यान किस बात पे देना है कि उसने फेज कौन सा पूछा है। अगर उसने गैसियस फेज पूछा है, या फिर उसने तुमसे पूछा है एक्वस फेज, ये चीज पे तुम ध्यान दोगे। गैसियस फेज अगर पूछा है तो तुम्हारा ज्यादा मुश्किल नहीं होता, नॉर्मल ऑर्डर हम करते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें बेसिक स्ट्रेंथ देखना है माइंस का गैसियस फेज में, तो ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ किस पे, इंडक्टिव इफेक्ट पे, ठीक है।
किस पे डिपेंड करता है भाई? इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब प्लस आई इफेक्ट याद करो। देखो जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, है ना, जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उससे क्या होगा बोलो? अमाइन पे क्या मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी? यस और नो? बिल्कुल सही बात है। अगर प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है तो जो तुम्हारा अमाइन होता है उसकी बेसिसिटी भाई ज्यादा होती है, उसकी बेसिसिटी ज्यादा होती है। व्हाई? बिकॉज प्लस आई इफेक्ट से क्या होगा, जैसे तुम्हारा अमाइन है NH2 है ना, इसमें साथ में हमने लगाए हुए हैं ग्रुप्स, ठीक है। तो अब अगर तुम देखो इस पे, जितनी ज्यादा इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जाएगी, है ना, उतना ज्यादा इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच होगा, उतना ज्यादा इसकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन पेयर देने की। तो इसीलिए अगर प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है गैसियस फेज में, हम सिर्फ एक ही फैक्टर को कंसिडर करते हैं बेसिसिटी के लिए, और वो होता है इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। अगर मान लो प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है तो तुम्हारा जो अमाइन है उसकी बेसिसिटी भी कैसी होती है? ज्यादा होती है, ठीक है। तो अब हम कंपेयर करते हैं। चलो अब तुम लोग बताओ, कलर हम व्हाइट ले लेते हैं। मान लो हमारे पास एक प्राइमरी अमीन है, हमारे पास प्राइमरी अमीन बोलो अमाइन बोलो, तुम्हारी श्रद्धा है, ठीक है, क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। RNH2, ठीक है। एक सेकेंडरी अमाइन हमने ले लिया है R2NH, ठीक है, और टर्शियरी अमाइन हमने लिया है R3N, राइट। तो अब तुम खुद सोचो बेसिसिटी सबसे हाई कहां पर होगी? अब एल्काइल ग्रुप है मतलब प्लस आई इफेक्ट होता है इनका, है ना, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे बढ़ाएंगे, है ना, नाइट्रोजन पे। तो प्लस आई इफेक्ट का एक ही ग्रुप है इसमें, वन ग्रुप प्लस आई वाला, है ना। इधर दो एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं सेकेंडरी अमाइन पे, यानी टू ग्रुप्स प्लस आई इफेक्ट वाले, है ना। और टर्शियरी के केस में 3 ग्रुप्स, टर्शियरी अमाइन में 3 ग्रुप्स हैं जो प्लस आई इफेक्ट दिखा रहे हैं, देख सकते हो 1 2 3 ग्रुप्स, है ना। तो 3 ग्रुप्स में प्लस आई ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बेसिसिटी सबसे ज्यादा है। बेसिसिटी सबसे ज्यादा किसमें है? तुम्हारे टर्शियरी अमाइन के अंदर, गैसियस फेज में। तो गैसियस फेज में बेसिसिटी का ऑर्डर क्या हुआ? बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ अमाइंस किसमें? गैसियस फेज में। तो क्या बना? टर्शियरी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस, सबसे अच्छा बेस, सेकेंडरी फिर लीस्ट होगा प्राइमरी। कर सकते हो ये वाला टॉपिक, ये क्वेश्चन बना लोगे, इसका बना लोगे, आसान है, ठीक है। चलो अब मेन चीज पर आते हैं। मेन कहानी शुरू होती है जब तुम्हें बेसिक स्ट्रेंथ एक्वस फेज में बतानी होती है, ठीक है। तो एक्वस फेज में अगर तुम बताते हो तुम्हारा बेसिक स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे 3 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 3 फैक्टर्स होते हैं तुम्हारे पास। पहला फैक्टर होता है इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। दूसरा फैक्टर होता है जो तुम देखते हो, दैट इज द स्टेरिक क्राउडिंग, ठीक है। और तीसरा फैक्टर सॉल्वेशन होता है। रादर स्टेरिक क्राउडिंग हम लास्ट में देखते हैं, तो पहले इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे फिर सॉल्वेशन की बात करेंगे, ठीक है। और सॉल्वेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, सॉल्वेशन के बाद हम लोग जाएंगे स्टेरिक क्राउडिंग के ऊपर। तो ये तीनों फैक्टर्स होते हैं जो हमें यहाँ पर देखने होते हैं, ठीक है। देखो इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर तो सेम रहेगा, हाँ, इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर तो सब में सेम रहेगा, सब में सेम रहेगा, मतलब फेज में बोल रही हूँ, जो गैसियस फेज में ऑर्डर था वही एक्वस फेज में रहेगा। गैसियस में तुमने देखा था ना, प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो बेसिसिटी अमाइन की बढ़ेगी, तो वही टर्शियरी में सबसे ज्यादा था, फिर सेकेंडरी फिर प्राइमरी। ये तुम्हारा ऑर्डर है किसका? बेसिसिटी का, अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट हमारा टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी हो जाएगा। सही है ये वाली बात? बोलो, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, दूसरा फैक्टर है सॉल्वेशन। अब जाहिर सी बात है सॉल्वेशन की बात हम सिर्फ एक्वस फेज में करेंगे, है ना, जहां पे पानी होगा, एक्वस होगा। तो यहाँ पे अगर वाटर हम मान लेते हैं, है ना, सॉल्वेंट है, तो जैसे मान लो ये तुम्हारा अमीन है, प्राइमरी अमीन RNH2, ठीक है। तो ये क्या करेगा? नाइट्रोजन यहाँ से प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और क्या बना लेगा? RNH3, और नाइट्रोजन पे आएगा प्लस चार्ज, है ना। तो अब होता क्या, अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पे, ये एल्काइल ग्रुप था, ये नाइट्रोजन है ना, इस NH3, ये जो
अब देखो सुनो मेरी बात, ये जो अमाइन तुमने लिया है ना, इसकी बेसिसिटी कैसी होगी, ये बेसिसिटी इसकी अच्छी होगी या बुरी, वो डिपेंड करता है बनने वाले पॉजिटिव आयोन पे। ये जो आयोन बना है ना, इसकी स्टेबिलिटी के ऊपर। इस स्पीशीज की स्टेबिलिटी ये डिटरमाइन करेगी कि ये जो अमीन है इसकी बेसिसिटी कितनी है ना, इसकी बेसिसिटी कितनी है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, यहाँ पर तुम लोग चेक करते हो बनने वाली स्पीशीज की स्टेबिलिटी, अगर वो ज्यादा स्टेबल है, अगर तुम्हारी स्पीशीज की ये जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा है ना, ये जो आयोन बना है अगर इसकी स्टेबिलिटी हाई है, इसका मतलब जो तुम्हारा अमाइन था उसकी बेसिसिटी भी कैसी थी भाई, हाई थी, है ना, वो एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा H+ और ये बना देगा, ठीक है, पॉजिटिव आयोन। तो अब इसकी स्टेबिलिटी को देखो हम कैसे कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, मैं तुम्हें एक्सपैंड करके दिखाती हूँ ऐसे, ठीक है, और नाइट्रोजन पे +4 है। अब क्योंकि तुम सॉल्वेशन की बात कर रहे हो, एक्वस फेज है तो वाटर है वहां पर, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो 3 हाइड्रोजन नाइट्रोजन से कनेक्टेड है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, किसके साथ, पानी के साथ। पानी में तुम्हें पता है ऑक्सीजन, वाटर भी तो पोलर सॉल्वेंट है ना, तो वाटर में ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव होता है, ये हाइड्रोजन पार्शियल प्लस होते हैं, है ना। तो वाटर को अगर मैं OH2 लिखूं तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, ऐसे ये वाला हाइड्रोजन भी वाटर के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा और ये वाला हाइड्रोजन भी करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होता है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक एनर्जी की लोअरिंग आती है ना, एनर्जी लोअर होती है यानी स्टेबल स्टेट अचीव होती है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी हो रही है 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग कनेक्टिविटीज से, है ना। अगर यही तुम बनाते हो किसके लिए, सेकेंडरी अमाइन के लिए, तो प्राइमरी अमाइन का केटायन था, अब सेकेंडरी अमाइन का कैसा होगा, 2 एल्काइल ग्रुप्स इसके ऊपर लगे हुए होंगे, 2 एल्काइल ग्रुप्स होंगे और 2 हाइड्रोजन लगे होंगे, है ना, और नाइट्रोजन पे प्लस। तो यहाँ पे अगर तुम देखो, यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे वाटर के 2 मॉलिक्यूल के साथ, है ना। टर्शियरी अमाइन का अगर तुम लेते हो केटायन, टर्शियरी अमाइन का अगर तुम लेते हो, 3 एल्काइल ग्रुप होंगे उस पे 1 हाइड्रोजन, तो वहां पे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। तो देख सकते हो पहले प्राइमरी अमाइन से जो पॉजिटिव आयोन बना, जो केटायन बन रहा है, वहां पर 3 हाइड्रोजन है जिससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है ना। सेकेंडरी वाले में सिर्फ 2 हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, टर्शियरी में सिर्फ 1 से हो रहा है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल वो है जिसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, प्राइमरी वाले का, है ना, फिर तुम्हारा सेकेंडरी का, फिर टर्शियरी का। तो यानी बेसिसिटी का ऑर्डर भी क्या होगा, सॉल्वेशन इफेक्ट के हिसाब से प्राइमरी अमाइन सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, ठीक है। ध्यान दो यहाँ पर ध्यान देना, इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से हमारा बेसिसिटी का ऑर्डर था, टर्शियरी अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक होगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। लेकिन अगर हम बात करते हैं सॉल्वेशन इफेक्ट की, तो सॉल्वेशन इफेक्ट में तो एकदम से दुनिया पलट गई। सॉल्वेशन इफेक्ट बोलता है भाई मेरे हिसाब से तो बेसिसिटी सबसे ज्यादा प्राइमरी अमाइन की है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, ठीक है। एक और फैक्टर होता है हमारे पास, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो अगर तुम लोग स्टेरिक हिंड्रेंस को देखते हो, स्टेरिक हिंड्रेंस भी तुम सिर्फ एक्वस फेज में देखोगे। तो देखो तुम्हारे इसको कैसे देखना है, एक प्राइमरी अमाइन है तुम्हारे पास, एक सेकेंडरी अमाइन है और एक टर्शियरी अमाइन है। तो यार देखो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर देने की टेंडेंसी ही उसका बेसिक कैरेक्टर है। तो जितनी आराम से ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे देगा उतना अच्छा बेस होगा। तो यहाँ पे होता क्या है, जब कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लेने आती है तो उसको दिखता है कि यार टर्शियरी अमाइन में तो ना बहुत क्राउडिंग हुई हुई है, टर्शियरी अमाइन में भीड़ भाड़ देखो कितनी है ना, बहुत ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग नहीं है। अगर तुम नाइट्रोजन को कैसे भी लिख लो तुम्हें स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ज्यादा दिखेगी, यहाँ देखो, है ना। तो इतनी ज्यादा क्राउडिंग की वजह से जो आने वाली स्पीशीज होती है उसका इलेक्ट्रॉन पेयर लेना मुश्किल होता है ना। तो ज्यादा ईज, अगर तुम स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, भीड़ भाड़ क्राउडिंग ही है, ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्राउडिंग है। तो जैसे मान लो एक ओपन पार्क है, कोई पार्क में एक फुटबॉल पड़ी है और बिल्कुल खुला ग्राउंड है, उसमें पार्क में कोई भी नहीं है, तो अगर खाली ग्राउंड है, खाली पार्क है, तुम जाके आराम से बॉल उठा के ला सकते हो। अब वही बॉल एक ऐसे ग्राउंड में है जिसमें बहुत ज्यादा भीड़ लगी है, मान लो मेला लगा हुआ है वहां पे,
तो यार उधर तो वो बॉल उठाना बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ऐसा ही है, स्टेरिक क्राउडिंग टर्शियरी अमाइन में बहुत ज्यादा है, तो उधर से इलेक्ट्रॉन पेयर उठाकर लाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होता है ना। प्राइमरी अमाइन में ज्यादा इजीली तुम उठा सकते हो। तो बेसिसिटी यहाँ पे देखो, लेस स्टेरिक क्राउडिंग या लेस स्टेरिक हिंड्रेंस तुम बोल सकते हो। और जो टर्शियरी वाला है, वेरी हाई स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। तो यहाँ से जो ऑर्डर आता है वो यही आता है कि प्राइमरी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, यहाँ से आता है, ठीक है। तो तुमने 3 फैक्टर्स देखे, तीनों को यहाँ लिखकर बताती हूँ, ठीक है। एक्चुअल ऑर्डर क्या बनेगा यहाँ लिखते हैं। देखो पहला हमने क्या देखा था, इंडक्टिव प्लस आई का ऑर्डर था, टर्शियरी सबसे ज्यादा बेसिक, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, ठीक है। फिर क्या आया, सॉल्वेशन आया। सॉल्वेशन ने बोला कि भाई प्राइमरी सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, ठीक है। फिर आया स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस ने भी क्या बोला कि भाई प्राइमरी सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, है ना। प्राइमरी सबसे ज्यादा होगा बेसिक। तो अब एक्चुअल इफेक्ट क्या है, देखो एक्चुअल इफेक्ट डिपेंड करता है तुम्हारे एल्काइल ग्रुप पे, है ना। जो तुम्हारा एल्काइल ग्रुप कैसा जुड़ा हुआ है तुम्हारे आने वाले, लाइक जो नाइट्रोजन से एल्काइल ग्रुप है वो कैसा है। तो पेपर में 2 ही केसेस तक तुमसे पूछता है, तो दोनों को तुम्हें याद रखना है थोड़ा, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली इन तीनों चीजों को ध्यान में रख के प्लस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से ऐसा देखा गया है कि जब तुम्हारे पास मिथाइल अमीन होता है, जब तुम्हारा मिथाइल ग्रुप अटैच्ड होता है, यानी एक ही कार्बन वाला ये CH3 अमाइन के साथ, तो सेकेंडरी अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक, फिर प्राइमरी और टर्शियरी सबसे कम, ठीक है। जब हमने देखा इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन, जब इथाइल यानी C2H5, है ना, जब इसके केस में देखा तो हमें ऑर्डर ऐसा मिला, सेकेंडरी, टर्शियरी, प्राइमरी। तो तुमको ध्यान रखना है वाली चीज। अब ये बनाया कैसे होगा, देखो दोनों में जुगाड़ बताती हूँ याद करने का। दोनों में सेकेंडरी तो सबसे आगे है, क्योंकि यार देखो तीनों इफेक्ट से सेकेंडरी बीच में आ रहा है। अगर तुम तीनों इफेक्ट का कंसिडरेशन लेते हो तो सेकेंडरी तो वहीं का वहीं है। तो ओवरऑल सेकेंडरी दोनों में जीत जाता है। सेकेंडरी अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक होते हैं एक्वस फेज में, ठीक है, इथाइल मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड के लिए, ठीक है। दूसरे पे मिथाइल, देखो मिथाइल एक छोटा ग्रुप है, मिथाइल एक छोटा ग्रुप है, तो प्राइमरी अमाइन पहले आता है, इसलिए छोटे वाला अमाइन पहले आएगा, लेस बल्कि है, ठीक है। फिर टर्शियरी वाला बाद में आता है, ठीक है, ऐसे ध्यान रखो। इथाइल एक बड़ा सब्स्टिट्यूएंट है, तो टर्शियरी वाला इसके बाद आता है ना, सेकेंडरी के बाद टर्शियरी आता है, फिर प्राइमरी आता है। अमोनिया तो इनसे कम होगा, क्योंकि अमोनिया में तो एक भी प्लस आई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये तुम्हारा कुल मिला के ऑर्डर होता है। इस टॉपिक से हमेशा सवाल आते हैं पेपर में, ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो इस चीज को थोड़ा सा तुम लोग ध्यान रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए द नेक्स्ट पॉइंट इज अमोनिया जो है वो ज्यादा बेसिक है एनिलीन से, बिल्कुल सही बात है। अमोनिया ज्यादा बेसिक है एनिलीन से, क्योंकि बेसिक कैरेक्टर वही, इलेक्ट्रॉन पेयर देने की टेंडेंसी कंपेयर करेंगे हम। अब अमोनिया तो बोलता है हाँ मेरे पास रखा है इलेक्ट्रॉन पेयर, ले लो तुम लोग, जबकि एनिलीन का नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है रेजोनेंस कर रहा है रिंग के साथ, कॉन्जुगेशन में है ना। तो तुम्हें पता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग में कॉन्जुगेशन करता है ना, वो लेस अवेलेबल होता है या फिर नहीं अवेलेबल होता है डोनेशन के लिए, ठीक है, इजी। हाँ, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी मैंने बना दिए हैं, नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगी, तुम लोग कमेंट सेक्शन में एक बार बता देना कि मैम यस हमें नोट्स चाहिए, तो फिर मैम नेक्स्ट डे ही है ना, आई विल मेक इट अरेंज फॉर यू, आई विल मेक देम अरेंज फॉर यू। आवाज आ रही है, आई गेस एवरीथिंग इज गुड, ऑडियो टेस्ट, हाँ बहुत बढ़िया। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे आने वाला है, तो ध्यान देना प्लीज, ओके। देखो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, अमंग द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस मीडियम इज, एक्वस मीडियम में सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा इनमें से, ओके। अभी देख कर आयो, एक्वस मीडियम में बोलो सेकेंडरी अमाइन सबसे ज्यादा अच्छे होते हैं, है ना। तो इसमें से सेकेंडरी अमाइन कौन है, ऑप्शन सी क्लियरली देखो, है ना, यस और नो, बिल्कुल, है ना। सेकेंडरी अमाइन सबसे ज्यादा अच्छे होंगे, हाँ। और यहाँ पे ये भी सेकेंडरी है, अब क्या करोगे देखो, ध्यान देना, C6H5 NH CH3, है ना, तो ये रहा इलेक्ट्रॉन पेयर।
और दूसरा तुम्हारा NH CH3 CH3। ठीक है, तो क्लियरली तुम देख सकते हो डोनेशन के लिए इसका जो एनिलीन वाला जैसे तुम करते थे, एनिलीन का भी कैसे कॉन्जुगेशन में होता था, तो यहाँ पे ये वाला जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो रिंग में कॉन्जुगेशन करेगा, तो ये लेस अवेलेबल होगा, है ना। तो सेकेंडरी अमाइन कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, ये सबसे ज्यादा प्लस आई है इसमें, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। इजी है। चलो देखो फिर इंडक्टिव इफेक्ट है ना, पहले वाले में हमने देखा एक प्लस आई ग्रुप है, फिर तुम देख सकते हो इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, इधर तो माइनस आई वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यस मुश्किल होगा, कम हो जाएगा। ये वाला इंडक्टिव इफेक्ट सॉल्वेशन और स्टेरिक हिंड्रेंस को मिला के हमारा ये जीतता है, ठीक है, और इधर तो रेजोनेंस हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिक कैरेक्टर अमाइन का बताइए वेपर फेज में, किसमें, वेपर फेज में बेसिक कैरेक्टर अमाइन का बताइए। वेपर फेज मतलब गैसियस फेज, और गैसियस फेज में कौन सा फैक्टर देखते हैं हम, केवल इंडक्टिव, हम केवल इंडक्टिव इफेक्ट ही देखते हैं उसमें, है ना। तो बेसिक कैरेक्टर अमाइंस का कैसे वेरी करेगा, टर्शियरी सबसे ज्यादा होते हैं, सबसे ज्यादा इंडक्टिव है वहां पे, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और फिर अमोनिया। ठीक है, इजी कर लोगे। आंसर मैंने फुली फ्लेज्ड अटैच कर दिए हैं, तुम्हें नोट्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन कर देना, टेलीग्राम पे मैं उसी वक्त प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अमंग द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इज, तुम्हें बताना है सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन है इसमें से। चलो तो स्ट्रक्चर्स बना देती हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हें हेल्प हो जाएगी। पहला तो एनिलीन दिया हुआ है ना, ओके। फिर ऑप्शन नंबर बी पैरा नाइट्रो एनिलीन दिया हुआ है, देखो एनिलीन है सेम पर पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। सी में मेटा नाइट्रो एनिलीन, एनिलीन है और मेटा पोजीशन पे तुम्हें नाइट्रो ग्रुप लगाया है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी में तुम्हें बनाकर दिया है CH2N2 अटैच NH2, CH2NH2 अटैच किया है। अब तुम्हें इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन पेयर की टेंडेंसी को कंपेयर करना है डोनेशन के लिए, इजीली अवेलेबल, जो आराम से अवेलेबल होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा, है ना। तो कंपेयर करते हैं, देखो सबसे पहले एनिलीन, सो एनिलीन में तो ये जाएगा कॉन्जुगेशन में, ओके ये कॉन्जुगेशन में जाएगा बिल्कुल रिंग के साथ। अब कॉन्जुगेशन में तो जाएगा, ऊपर से देखो नाइट्रो ग्रुप और लगा दिया, मेटा पोजीशन नहीं, यहाँ पैरा पे लगाया है, तो पैरा पे तुम्हें पता है मेसोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट करता है, और NO2 तो -M वाला ग्रुप है, -M दिखाता है, ऊपर से -I भी ग्रुप इम्पार्ट करता है, बट पैरा पोजीशन और ऑर्थो पे मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट करता है इंडक्टिव से, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो और भी कम अवेलेबल कर देगा इस इलेक्ट्रॉन पेयर को, इवन एनिलीन से भी बहुत कम होगा इसका बेसिसिटी, ठीक है। फिर नेक्स्ट में देखो ये भी कॉन्जुगेशन करेगा, अब कॉन्जुगेशन के साथ नाइट्रो ग्रुप लगा दिया है लेकिन मेटा पोजीशन पे लगाया है, सो मेटा पे मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं ऑपरेट करता, है ना, मेटा पे सिर्फ इंडक्टिव करता है, तो -I के थ्रू खींचेगा, तो ये भी कम बेसिक होगा एज कंपेयर टू एनिलीन, लेकिन बी से थोड़ा अच्छा बेस होगा, क्योंकि बी के केस में तो तुम्हारा मेसोमेरिक -M लग रहा है, तो वो तो सबसे गंदा बेस होगा बी वाला, बी के बाद सी होगा, फिर ए होगा। और ये देखो ये कॉन्जुगेशन नहीं कर रहा, ये लोन पेयर डोनेशन के लिए बिल्कुल आराम से अवेलेबल है ना, क्योंकि यहाँ पे तो देखो सिंगल बॉन्ड आ गया, फिर सिंगल बॉन्ड सिग्मा सिग्मा, फिर कॉन्जुगेशन, है ना, फिर डबल बॉन्ड आता है सिग्मा सिग्मा पाई, ये कॉन्जुगेशन नहीं करता, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा रेडिली अवेलेबल होगा, हेंस ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा, कर सकते हो इसे, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, ठीक है, इजीली डोनेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बेंजिल अमीन मे बी एल्काइलेटेड एज शोन इन द फॉलोइंग इक्वेशन, एल्काइलेशन हम करा रहे हैं, है ना, बेंजिल अमीन का, ठीक है, और हम करा सकते हैं। अब वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड इज बेस्ट suited फॉर दिस रिएक्शन थ्रू SN1 mechanism,
है ना। कौन सा एल्काइल हैलाइड बेस्ट रहेगा SN1 मैकेनिज्म के लिए? अब तुमको क्या सोचना है इसमें, तुम्हें पता है SN1 मैकेनिज्म कैसे होता है? SN1 मैकेनिज्म 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप होता है जब तुमने एल्काइल हैलाइड लिया, तुम्हें पता है ये बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी होती है, तो सबसे पहले लीविंग ग्रुप निकल के जाता है और कार्बोकेटाइन बना देता है, यही होता है। तो पहला स्टेप जो तुम्हारा स्लो स्टेप होता है, जो तुम्हारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, उसके अंदर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है ना। और जो सेकंड स्टेप होता है तुम्हारा, उसमें न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करता है कार्बोकेटाइन पे और आके जुड़ जाता है, यही होता है हमारे साथ, है ना। ये फास्ट स्टेप होता है, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं होता, ठीक है। तो हमारा जो भी अगर हम रिएक्शन का रेट देखते हैं SN1 मैकेनिज्म से जाने के लिए, तो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है बनने वाले केटायन की स्टेबिलिटी पे, कि ये जो केटायन बना है ना, इसकी स्टेबिलिटी कैसी है। अगर स्टेबिलिटी हाई होती है केटायन की, है ना, अगर केटायन अच्छा खासा स्टेबल होता है तो उसकी काफी हाई टेंडेंसी होती है SN1 से जाने की। इसीलिए जो टर्शियरी एल्काइल हैलाइड्स होते हैं, वो टर्शियरी कार्बोकेटायन बनाते हैं, उनका सबसे ज्यादा रेट होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, एज कम्पेयर टू प्राइमरी। उसमें भी तुम्हारे आगे केसेस होते हैं एलाइलिक, बेंजाइलिक, है ना, रेजोनेंस वाले, वो और अच्छे होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अगर तुम देखते हो कि ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे तो देखो कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा, मिथाइल, ये तो बहुत अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल, इसको तो कुछ स्टेबिलिटी नहीं मिल रही। sp2 के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, भाई ये भी गंदा अनस्टेबल होता है। यहाँ भी ऐसी स्टोरी है ना, C2H5+। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में अगर तुम देखो, ऑप्शन नंबर सी में अगर तुम देखो, रिंग पे CH2 जुड़ा हुआ है, उसके साथ Br था, तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, जो कि रिंग में कॉन्जुगेशन करेगा। करेगा या नहीं करेगा, देख लो, बिल्कुल करेगा, है ना। रिंग इसमें कॉन्जुगेशन करेगी, ठीक है, और इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी। तो इसीलिए बेस्ट सूटेड एल्काइल हैलाइड तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर, ठीक है। यस, क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी मैंने अटैच कर दिया अच्छे से, तो क्लियरली मोस्ट स्टेबल तुम्हारा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन वाला कार्बोकेटाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा है, देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट वुड नॉट बी अ गुड चॉइस फॉर रिड्यूसिंग एन एराइल नाइट्रो कंपाउंड, है ना, एराइल नाइट्रो इनटू अमाइन। तो बोल रहा है कौन सा अच्छा चॉइस नहीं है, मतलब हमें करना क्या है, हमें एराइल नाइट्रो कंपाउंड को रिड्यूस करना है किसमें, अमाइन के अंदर, ठीक है। क्या नहीं यूज करते, हाइड्रोजन एक्सिस में प्लैटिनम के साथ बिल्कुल यूज कर सकते हैं। हाइड्रोजन एक्सिस प्लैटिनम एज ए कैटलिस्ट तुम्हें दे देगा अमाइन, ठीक है। आयरन और HCl बहुत अच्छा मेथड है, यस, लैब में करते हैं, एक्सपेरिमेंटली मतलब इंडस्ट्रियली सिंथेसाइज करते हैं अमाइंस को इससे। मेटल और एसिड्स के साथ, मेटल और एसिड के मिक्सचर के साथ तुम कर सकते हो ये रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे टिन और HCl भी यूज होता है, यस, तो ये तीनों सही है। लेकिन LaH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ईथर में इसके लिए नहीं यूज होता है, ठीक है। क्या होगा यूज, सोचो, नहीं होगा, क्योंकि इसे यूज करोगे ना डाईएजोबेंजीन बना देगा, क्या करेगा, डाईएजोबेंजीन का फॉर्मेशन करा देगा। तो भाई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को हर जगह उठा के मत लगाया करो, ठीक है, डाईएजोबेंजीन बना देगा, ना कि अमाइन बनाएगा। तो ये फॉर्मेशन हो जाता है इसमें, ऑप्शन नंबर बी में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को हम नहीं यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी सब में देखो बन गया, टना टना टना, यस, इसमें नहीं होगा रिएक्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन गैब्रियल सिंथेसिस ऑफ अमाइंस इज, बताओ। गैब्रियल सिंथेसिस अमाइंस का कर रहे हैं, सोर्स क्या रहेगी तुम्हारे लिए नाइट्रोजन की, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन नाम तो सुना होगा, तो क्या लोगे, सोडियम अजाइड लोगे, सोडियम नाइट्राइट, पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम थैलेमाइड। यस,
ओके तो यहाँ पे सोर्स ऑफ नाइट्रोजन भाई इसके अंदर क्लियरली पोटेशियम थैलेमाइड होता है। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस नाम भी अगर याद था तो इसको इजीली कर सकते थे। रिएक्शन को मैंने अटैच किया। देखो पहले तुम थैलेमाइड लेते हो, ठीक है, इस थैलेमाइड के साथ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम यूज करते हैं, तो यहाँ से निकलता है पानी। देखो इसका हाइड्रोजन निकाल दो थैलेमाइड से और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का OH निकाल दो, ये वाटर निकलेगा और इधर तुम्हें ये बन जाएगा, ठीक है, सॉल्ट टाइप। अब तुम अपना एल्काइल हैलाइड डालते हो, जैसे RI इन्होंने यहाँ पे डाल के दिखा है, RX लिख लो तुम, ठीक है। तो वहां से क्या होगा, यहाँ पे जैसे पोटेशियम आयोन निकला, यहाँ से आयोडाइड निकलेगा, पोटेशियम आयोडाइड बाहर, ठीक है। सो नाइट्रोजन पे यू विल हैव द एल्काइल ग्रुप आके जुड़ गया अब, ठीक है, देख सकते हो। ओके अब यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कर देते हैं हम, तो यहाँ से हमारा सीधा अमाइन हमें आके मिल जाता है RN, है ना, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दो और पानी का OH इधर और इधर, ठीक है। तो COOH, ठीक है, COOH थैलिक एसिड मिल गया तुम्हें और ये RNH2 प्राइमरी अमाइन मिल गया। तो इसको यूज करते हैं हम प्राइमरी अमाइन के सिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो सोर्स ऑफ नाइट्रोजन क्या था गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में? पोटेशियम थैलेमाइड, पोटेशियम थैलेमाइड, देख सकते हो। ऑसम। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करो। देखो ये सारे आसान क्वेश्चन है, इसमें तुम्हें कोई इशू नहीं होना चाहिए, तुम कर सकते हो एक बार में। यू गाइज आर वेरी इंटेलिजेंट, ओके। ऑसम। चलो यहाँ पे पूछा है मिथाइल अमीन रिएक्ट करता है HNO2 के साथ और क्या बनाता है? यस, मिथाइल अमीन क्या बनाएगा? मिथाइल अमीन CH3NH2, ठीक है। किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं? HNO2 के साथ। कैसा होता है? नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड जुड़ा होता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, और एक OH ऐसे लगा होता है, ये HNO2 होता है, ठीक है। अब इसके लिए प्रोडक्ट HNO2 के रिएक्शंस का इसके साथ प्रोडक्ट बनाने का बहुत औसम तरीका है। स्ट्रक्चर्स को ऐसे लिख लो और बीच में यहाँ से ब्रेकेज दिखा दो। ये डायरेक्ट वे बता रही हूँ प्रोडक्ट याद करने का। इधर से H2O ने मिलके क्या बनाया? H2O। यहाँ से दो नाइट्रोजन ने मिलके क्या बनाया? नाइट्रोजन गैस। और इधर से CH3OH ने मिलके मीथेनॉल बना लिया, है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर C। आसान है, ठीक है। साथ में नाइट्रोजन और वाटर बनता है। रिएक्शन होता कैसे एक्चुअली? अभी देखो, मिथाइल अमीन से पहले हम डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है, फिर उसमें तुम वाटर हाइड्रोलिसिस कराते हो तो तुम्हें मिथेनॉल मिल जाता है। ये मेथड अच्छा लगता है मुझे, डायरेक्ट इससे प्रोडक्ट बन जाता है। ये तुम्हें स्ट्रक्चर याद है, ब्रेक डाउन करना उसको आसान होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, इसको ट्राई करो। टेक अ नोटबुक एंड इसका मैकेनिज्म ड्रॉ करने की कोशिश करो अपनी नोटबुक में, ठीक है। तुम लोग बहुत आलस में हो जाते हो जब मैकेनिज्म देखते हो, तो नहीं मैम हमें नहीं बनाना, अभी तो ठंड भी नहीं है यार। बोल रहा है एसिड एनहाइड्राइड्स ऑन रिएक्शन विद प्राइमरी अमाइंस गिव। एसिड एनहाइड्राइड कैसा होगा ये मैं तुम्हें दे देती हूँ, अब तुम इसका मैकेनिज्म बनाने की कोशिश करो। ये एसिड एनहाइड्राइड है, किसके साथ रिएक्शन कर रहे हो? प्राइमरी अमाइन के साथ, ओके। तो ये नाइट्रोजन अटैक करेगा, इसे दिखा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, चलो भाई ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां जाएगी, ठीक है, ओके। तो अभी कर ले इसे, एक एक प्रोडक्ट बनाते हैं यहाँ से। देखो RCO नेगेटिव, यहाँ पे NH2R, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है, ओके। OC डबल बॉन्ड OR, है ना। अब यहाँ पे होता क्या है देखो, कलर चेंज करती हूँ, इसको पूरा दिखाती हूँ। नाइट्रोजन में प्लस है H2R, ये था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होएगा, ये वापस आएगा नेगेटिव चार्ज यहाँ पर और इधर से लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, ठीक है। ये लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, एरो दिखाना है ठीक से, ऐसे दिखाओ। ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके भाग जाएगा, ठीक है, ये निकल जाएगा यहाँ से लिविंग ग्रुप, यस। और इनफैक्ट ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ के इधर आ जाएगा नाइट्रोजन पे, ताकि उसका जो प्लस चार्ज है वो भी न्यूट्रल हो जाए और ये H प्लस इसके साथ चला जाएगा RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव के साथ। तो इधर से क्या बनता है तुम्हारा, देखो एक तो ये बना RC डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन का H और R,
ठीक है, बन गया, यस यस और नो, हाँ अमाइड बना, वेरी गुड। इसको और अच्छे से, मैम हमें ऐसे पहचान में नहीं आता अमाइड, अब दिख रहा है अमाइड, ठीक है, अमाइड फॉर्मेशन हो गया। और साथ में क्या निकला, साथ में एसिड निकल गई, साथ में क्या निकला, एसिड निकला, देख सकते हो, यस राइट। तो ऐसे होता है, देखो यही रिएक्शन इन्होंने बताई हुई है, यहाँ पर मैकेनिज्म भी दिखाया हुआ है कि एसिड एनहाइड्राइड पे तुम्हारे प्राइमरी अमाइन ने अटैक किया, ठीक है, लीविंग ग्रुप यहाँ से निकला, ये रहा, ये लीविंग ग्रुप निकल गया, ठीक है, और साथ में तुम्हें अमाइड मिल गया और एसिड बाहर चली गई। इजी है, नॉट डिफिकल्ट, कर सकते हो बहुत आसान से, तुम लोग कर लोगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, बोल रहा है ये जो रिएक्शन है इसका नाम क्या होता है, यस डाइजोनियम सॉल्ट है, उसका रिएक्शन करा है कॉपर HCl के साथ, है ना, तो यस यहाँ पे क्या होता है, सीधा कॉपर आके सॉरी मतलब क्लोरोबेंजीन बन जाता है, नाइट्रोजन और CuCl निकल जाता है। ये कौन सी रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन, कार्बिल अमीन या क्लेजन रिएक्शन। देखो सैंडमेयर के लिए तो Cu2Cl2 होता है, सैंडमेयर तो नहीं है, गटरमैन रिएक्शन है ये, यस और नो, क्लोरोबेंजीन बन गया, डायजोनियम सॉल्ट से तुमने क्लोरोबेंजीन बना लिया, है ना, ये रिएक्शन होती है क्या, गटरमैन रिएक्शन, ओके, दिस रिएक्शन इज नोन एज गटरमैन रिएक्शन। इस रिएक्शन में आप क्लोराइड ब्रोमाइड साइनाइड को इंट्रोड्यूस कर सकते हो बेंजीन रिंग में, क्या करना है, सिंपल डाइजोनियम सॉल्ट के साथ ट्रीटमेंट कराना है, किसका, HCl ले लो, HBr ले लो, KCN ले लो, कॉपर की प्रेजेंस में, कॉपर पाउडर लेते हैं, कॉपर सॉल्ट्स नहीं लेते, कॉपर सॉल्ट्स जैसे कॉपर का सॉल्ट Cu2Cl2 बताया था वो तुम सैंडमेयर के अंदर लेते हो, गटरमैन रिएक्शन में नहीं लेते, ठीक है, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलो एवरीवन रेडी, हाँ चलो ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है ना, इस क्वेश्चन में क्या पूछा, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस विल गिव same number of carbon atoms in the chain of amines as in the reactant। अच्छा क्वेश्चन, इट्स अ गुड क्वेश्चन, प्यारा प्यारा क्वेश्चन है ना, काफी चीजें रिवाइज होती हैं, मतलब बोल रहा है इनमें से कौन सा मेथड आप यूज करोगे कि जो आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो सेम रहे रिएक्शन में, पहले और बाद में जो भी तुमने लिया अमाइंस बनाने के लिए, है ना, जो अपने चेन में तुमने कार्बन एटम्स लिए हैं वो सेम रहने चाहिए, ठीक है। तो पहला बोल रहे हैं नाइट्राइट का रिएक्शन, ठीक है, RCN, है ना, नाइट्राइट का रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो यार ये क्या करता है, नाइट्राइट को अमीन्स में कन्वर्ट कर देता है, RCH2NH2, है ना, क्या यहाँ पे कार्बन एटम्स इंपैक्ट हुए, नहीं, देखो एल्काइल ग्रुप एज इट इज, जितने कार्बन होंगे उसमें एज इट इज, साइनाइड का कार्बन है ना जो तुम सॉरी मतलब जो भी तुमने अपना लिया नाइट्राइट में वो देखो एज इट इज है, C ये वाला कार्बन सिर्फ आके तुम्हारा NH2 जुड़ गया, CH2NH2 हो गया वहां पर, ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें सेम रहते हैं पहले मेथड में, ठीक है, ओके। दूसरे में क्या बोल रहा है, दूसरे में बोल रहा है रिएक्शन ऑफ अमाइड विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अमाइड की रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, ओके, फॉलोड बाय वाटर, बाद में वाटर हाइड्रोलिसिस करना होता है, तो यहाँ पर भी तुम्हें क्या मिलेगा, RCH2NH2, इसमें रिडक्शन हो गया, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देखो रिडक्शन तो करा रहा है LAH, तो इसमें रिडक्शन हुआ, तो इसमें देखो एल्काइल ग्रुप के कार्बन एटम सेम, और ये CO कार्बोनिल का कार्बन भी छुआ नहीं है, एज इट इज है, तो यहाँ पे भी कार्बन एटम भाई सेम रहते हैं, ओके। नेक्स्ट बोल रहा है हीटिंग द एल्काइल हैलाइड विद पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड, तो इधर देखो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड अगर हमने लिया है, यस
देखो यहां से तुम ध्यान से क्वेश्चन को करो, अब इसमें कितने बच्चे बोलेंगे यहाँ पर होएगा। पोटेशियम सॉल्ट तुमने लिया थैलेमाइड का, है ना, और उसके हीटिंग विद एल्काइल हैलाइड, RX या RCl कोई एल्काइल हैलाइड मैंने ले लिया, उसके साथ रिएक्शन हो रहा है, तो KCl बाहर हो जाएगा यहाँ से, है ना। ओके ठीक है, अब तुम क्या करा रहे हो, हाइड्रोलिसिस करा रहे हो। तो हाइड्रोलिसिस में तुम्हें पता है क्या होता है, यहाँ पे थैलिक एसिड बनती है और RNH2 प्राइमरी अमीन बनेगा। तो थैलिक एसिड नहीं लिख रही हूं मैं, ठीक है, यहाँ पे ये हो जाता है रिएक्शन। तो इधर देखो जो तुमने एल्काइल ग्रुप लिया था R एल्काइल हैलाइड में, अभी भी वो सेम है क्या, उसके कार्बन एटम्स कम हुए नहीं, ज्यादा हुए नहीं, तो कार्बन एटम सेम है थर्ड में भी, तो ABC में तो सही रहेगा, ABC में तो इंटैक्ट रहेंगे, ठीक है। लास्ट वन, ट्रीटमेंट ऑफ अमाइड, अमाइड है एक, उसका ट्रीटमेंट हम करा रहे हैं ब्रोमीन के साथ इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन ब्रोमीन के साथ रिएक्शन है, तो ये सीधा RNH2 देता है, यहाँ पे ये CO हट जाता है, कार्बोनिल ग्रुप ही गायब हो जाता है हमारा। तो यहाँ पे देखो एक कार्बन रिड्यूस हो गया, एक कार्बन कम हो गया, वो गायब ही हो गया, यहाँ पे CH2NH2 नहीं मिला, RNH2 मिला सीधा। तो ये वाला ऑप्शन डी गलत है ना। तो सही आंसर क्या होगा, ABC। ये मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन था, अच्छा था ये क्वेश्चन, हाँ ठीक है, तो इसे देखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज। तो तुम्हें बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है इन स्पीशीज के लिए। तो सबसे पहले तो देखो, दो तो तुम्हें नेगेटिव आयोन वाली स्पीशीज दी हुई है ना, और दो तुम्हें न्यूट्रल दी हुई है। अब ये बात तो समझ ही लोगे ना यार, जो नेगेटिव वाले हैं वो अच्छे बेस होते हैं एज कंपेयर टू न्यूट्रल, ये तो कोई शक की बात नहीं है। नेगेटिव वाले के पास तो है, इलेक्ट्रॉन रिच है ज्यादा, तो उनकी तो ज्यादा होगी टेंडेंसी एज कंपेयर टू न्यूट्रल वालों से, ठीक है। तो NH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव ज्यादा होंगे बेसिक स्ट्रेंथ में, दोनों अमोनिया वाटर दोनों से, ठीक है। ओके अब इन दोनों को कंपेयर कैसे करेंगे, बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सेम पीरियड के एलिमेंट्स हैं, है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन की होती है। तो अगर वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसकी टेंडेंसी कम होगी देने की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो यहाँ पे ऑर्डर में सबसे आगे NH2 नेगेटिव रहेगा, फिर OH। ऐसे ही इन दोनों में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिस पे नाइट्रोजन जीतता है, अमोनिया ज्यादा बेसिक होगा एज कंपेयर टू वाटर। बना लोगे आंसर, तो कौन सा आंसर ठीक है, ऑप्शन नंबर A, राइट, इजी इजी। ये देखो बोल रहा है प्रोडक्ट बताइए फॉलोइंग रिएक्शन का, है ना, इसका प्रोडक्ट हमसे पूछा है। तो पहली चीज तो ये वाला ग्रुप कैसा होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, है ना। तो जो भी तुम्हारा प्रोडक्ट बनने वाला है सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो पैरा डायरेक्टेड बनेगा, तो ये मेटा वाला गलत हो गया, ठीक है, ऑर्थो बनेगा पैरा बनेगा। दूसरा ये नहीं बनता, ये ट्राई ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट तब बनता है जब तुम्हारे पास एक्वस ब्रोमीन होता है, कैसा एक्वस होता है, ठीक है, इसमें नहीं बनता है, ठीक है। तो इसलिए A और B सही आंसर होगा। इजी इजी है, बताओ कर लोगे सारे लोग इस क्वेश्चन को, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, मतलब कुछ इशू हो तो कमेंट सेक्शन में बता दो, और यार दोस्तों को साथ शेयर करो वीडियो को, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आ पाए, जुड़ पाए और उनका फायदा हो। इसमें देखो कह रहा है इनमें से कौन सा अमाइन जो है उसको प्रिपेयर किया जा सकता है गैब्रियल सिंथेसिस के साथ, ठीक है। ऑडियो वीडियो फाइन है, एक बार चेक कर लेते हैं, या वेरी गुड, ठीक है। तो पूछा है कि भाई गैब्रियल सिंथेसिस के साथ इनमें से कौन से अमाइन को तुम लोग सिंथेसाइज कर सकते हो, ठीक है। आइसोब्यूटाइल अमीन, तो पहली बात तो जो भी तुम्हारा प्राइमरी अमाइन होगा उसको हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो आइसोब्यूटाइल अमीन बिल्कुल सही बात है, प्राइमरी अमाइन है, बना सकते हैं, यस प्राइमरी अमाइन ही बनेंगे इससे गैब्रियल से, ठीक है। दूसरा 2-फेनाइल इथाइल अमीन, 2-फेनाइल इथाइल अमीन, ठीक है, बना लोगे ये भी प्राइमरी अमाइन है, ये भी बन सकता है, यस ये भी बन सकता है। एन मिथाइल बेंजाइल अमीन, तो जैसे मान लो ये बेंजाइल अमीन N पे मिथाइल, ठीक है,
एन मिथाइल बेंजाइलमीन, ठीक है, देख सकते हो, लेकिन क्या ये प्राइमरी है? नहीं, ये सेकेंडरी अमाइन है, तो इसे नहीं बना पाएंगे, है ना। एनिलीन को क्या बना सकते हैं, बोलो, कैन वी सिंथेसाइज एनिलीन? यस, नोप, एनिलीन को भी नहीं बना सकते हैं भाई। एनिलीन बनाने के लिए देखो, ये अपना एनिलीन है ना, आर NH2 तुम्हारा बनता है जैसे गैब्रियल सिंथेसिस में, लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, एरोमेटिक अमाइंस को हम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इसके लिए तुम्हें जो एल्काइल हैलाइड यूज करना पड़ता है रिएक्शन में, तुमको ये लेना पड़ेगा, जैसे मान लो क्लोरोबेंजीन मैंने लिया, है ना, और ये बॉन्ड को तुम्हें तोड़ना पड़ता है, क्योंकि अगर तुम याद करो, जब तुम गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस करते हो, तो उसके केस में तुम्हारे पास क्या प्रोडक्ट होता है, जैसे ये C डबल बॉन्ड हो, जब तुम पोटेशियम सॉल्ट लेते हो, N K तुम्हारे पास होता है, और इसमें तुम RX डालते हो, है ना, फिर क्या होता है, K और X टूट के निकल जाता है ना, NR बनता है, फिर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, ये करते हैं, उसके बाद हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो इस स्टेप में तुमको क्या लेना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे ये लेना पड़ेगा, क्लोरोबेंजीन टाइप, यहाँ पे मतलब हमें एरोमेटिक अमाइन बनाने के लिए हमें यहाँ पर जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड ये ब्रेक कराना पड़ता है, ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तभी तो KX निकलेगा। तो यहाँ पर तुम्हें पता है, ये बॉन्ड प्योर सिंगल कोवेलेंट नहीं होता, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, तो उसको एनिलीन को हम नहीं बना सकते हैं इस मेथड से, इसको सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए C और D गलत हो जाएगा, A और B तुम्हारा सही आंसर होगा। बना लोगे, बताओ? यस। ये क्वेश्चन भी तुम आराम से कर सकते हो, देखो इसे, ट्राई दिस। कह रहा है प्रोडक्ट पूछ रहा है तुमसे क्या बनेगा, अभी ऐसा क्वेश्चन तुम पीछे ही कर आए हो, ये बताया था ना HNO2 के प्रोडक्ट्स को कैसे बनाना है, वही है ये, कर लोगे इसे, है ना, वही नाइट्रोजन गैस निकलेगा, साथ में तुमको वाटर निकल जाएगा, तो होती कैसे है रिएक्शन, एक्चुअली वही डाइजोनियम सॉल्ट बनता है पहले, फिर तुम हीट कर दोगे उसको, तो यहाँ पे बेंजिल अल्कोहल मिल जाएगा, इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाई डज एसाइलेशन ऑफ NH2 ग्रुप ऑफ एनिलीन रिड्यूसेस इट्स एक्टिवेटिंग इफेक्ट। एसाइलेशन जब करते हो NH2 ग्रुप का, है ना, एनिलीन में, तो उससे एसाइलेशन से उसकी एक्टिविटी पे क्यों फर्क पड़ता है? देखो यार, सिंपल सी बात है, ये तुम्हारे पास एनिलीन है ना, रिंग के साथ कॉन्जुगेशन कर रहा है, तो अगर मान लो मुझे एक्टिविटी कम करनी है, मुझे कम करनी है रिंग की एक्टिविटी, है ना, एक्टिवेटिंग इफेक्ट कम करना है, तो उसके केस में क्या होगा, ये जो लोन पेयर है, मुझे इनका कॉन्जुगेशन को कहीं डाइवर्ट करना पड़ेगा, नाइट्रोजन के लोन पेयर को। तो डाइवर्ट कराने का बेस्ट तरीका होता है तुम एसाइलेशन करा दो, जैसे तुम एसाइलेशन कराओगे ना, तो नाइट्रोजन के लोन पेयर को अब दूसरी जगह भी कॉन्जुगेशन करना पड़ेगा, जैसे देखो यहाँ पे तुमने एसाइलेशन कराया, तो अब तुम्हारे पास हो चुका है ये NH डबल बॉन्ड OR, ठीक है, इसके पास लोन पेयर है, तो कॉन्जुगेशन अब यहाँ भी होने लगेगा, ठीक है। तो देखो, एसाइलेशन ऑफ NH2 ग्रुप ऑफ एनिलीन reduces its activity due to resonance of lone pair of nitrogen towards the carbonyl group, hence orthopara directive influence of amino group gets disturbed, ठीक है, उसका जो इफेक्ट है, इन्फ्लुएंस जो है अमीनो ग्रुप का, वो कम हो जाएगा, ठीक है, इजी है। तो इसीलिए वो करते हैं, राइट। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको करने में बहुत मजा आएगा, दिस इज इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन तुमसे बोल रहा है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है A, ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस अमोनिया, ठीक है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है A, एक्वस अमोनिया के साथ हमने उसका ट्रीटमेंट कराया एंड हीटिंग फॉर्म्स कंपाउंड B, ठीक है, विच ऑन हीटिंग विद ब्रोमीन एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म अ कंपाउंड C, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H7N, ठीक है। तो कह रहा है राइट द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम्स ऑफ A, B एंड C, राइट। तो सबसे पहले तो ये वाली चीज तुमको देखनी पड़ेगी कि भाई ये रिएक्शन क्या है, ब्रोमीन KOH की प्रेजेंस में तुमने क्या किया है, हैप्पी बर्थडे रिएक्शन किया है। हैप्पी बर्थडे रिएक्शन कौन सी है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड है, यस और नो? यस, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, ब्रोमोमाइड
डिग्रेडेशन, है ना। अब तुम्हें पता होना चाहिए, इसका मतलब अमाइड रहा होगा यहाँ पर, अमाइड से तुम्हारा अमीन बना होगा, है ना। रिंग वाला अमीन है, तुम समझ ही जाओगे क्या हो सकता है, एनिलीन हो सकता है, एनिलीन से मैच भी कर रहा है इसका स्ट्रक्चर, तो इसका मतलब यहाँ पे एक अमाइड रहा होगा। तो क्या पॉसिबिलिटी है, CONH2, CONH2 होगा, तभी ये वाली रिएक्शन हुई है तुम्हारी, गैब्रियल थैलम सॉरी हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, है ना। अब यहाँ पे ये हमें पहचानना है क्या हुआ है। अब ये यार एक्वस अमोनिया की रिएक्शन है, हीट क्या है, ये अमोनोलिसिस है, यस और नो, बिल्कुल सही बात है, अमोनोलिसिस तुमने कराया है। तो कैसे होता है, अमोनिया को अगर मैं दिखाना चाहूं ऐसे दिखा दूं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहा होगा, एसिड रहा होगा, ठीक है, C डबल बॉन्ड OH, क्योंकि ये रिएक्शन कैसे होती है, अमाइड कैसे बनता है, एसिड से, बेंजोइक एसिड तुमने लिया, OH यहाँ से निकलेगा, अमोनिया का एक हाइड्रोजन निकाल दो, यहाँ से वाटर निकल के ये CONH2 बन जाता है, ठीक है। तो निकाल सकते हो, इनका IUPAC नाम भी देना चैट बॉक्स कमेंट सेक्शन के अंदर, तुम सबका ये काम है, मैम ने देखो पूरा क्वेश्चन तुम्हारे लिए सॉल्व करा दिया, है ना। ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है गिव द स्ट्रक्चर ऑफ A, B एंड C इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इसमें हमें स्ट्रक्चर देना है A, B और C का, ठीक है। तो रिएक्शन को ध्यान से देखो क्या हो रहा है, ट्राई करो इस क्वेश्चन को, ये तो बहुत आसान है। पहले तो तुम क्या करोगे, एल्काइल हैलाइड है तुम्हारे पास, NaCN के साथ रिएक्शन कराइए इधर, तो ये तो बहुत आसान है, यहाँ पे तो I हटाओ, Na के साथ निकलेगा NaI, है ना, और यहाँ पे Cn आके जुड़ जाएगा, तो CH3 CH2 Cn हो जाएगा, हो जाएगा। अब क्या करना है, अब बोल रहा है ये तुम्हारा ए है, तो कह रहा है पार्शियल हाइड्रोलिसिस, पूरी नहीं करनी, कैसी करनी है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करनी है। अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हो तो क्या होगा, तुम्हारा अमाइड बनेगा, यस और नो बोलो, C डबल बॉन्ड ONH2, पार्शियल हाइड्रोलिसिस हमने करा दिया, है ना। अब बाद में क्या कराया, हॉफमैन ब्रोमोमाइड कराया, देखो ये बी है तुम्हारा, हैप्पी बर्थडे रिएक्शन करा दी, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, उठा के अमीन बना दो, CO को हटा दो, गायब ही कर दो, CH3 CH2 NH2, ठीक है, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी हो जाएगा एक क्वेश्चन, बोलो भाई बोलो, ओके चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोबेंजीन तुमको दिया है, क्लोरोबेंजीन पे CuCN का रिएक्शन करा है, यहाँ पर भी बिल्कुल सही है, ये Cl हटाओ, Cu के साथ जाएगा, Cn लग जाएगा, ठीक है, तो तुम्हारा Cn लग गया, ठीक है, ये तुम्हारा A है। अब उसकी हाइड्रोलिसिस हमने कराई है, हाइड्रोलिसिस कराते हो तो कैसे कराते हो हाइड्रोलिसिस, देखो इसको ऐसे लिख लिया करो वाटर को, है ना, तो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH आ जाता है, ठीक है। कैसे होती है हाइड्रोलिसिस, तुम्हारा सीधा एसिड बन जाएगा, ठीक है, तो इसको हटा देती हूँ। जब भी तुम CN की सीधा हाइड्रोलिसिस कराते हो ना ग्रुप्स की, तो ये सीधा एसिड में कन्वर्ट होता है, ये सीधा एसिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। फिर हमने अमोनोलिसिस कराया, अमोनोलिसिस कराया जो पीछे रिएक्शन बताई उसी तरीके से, है ना, इसको ऐसे लिखो, अमोनिया को यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H, तो तुम्हारा अमाइड बनेगा, है ना, अमोनोलिसिस कराया CONH2 हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो इजीली, बहुत आसान है क्वेश्चन, ठीक है। चलो और क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स गिव अ सेकेंडरी अमीनो रिडक्शन, तो मैंने रिडक्शन की कुछ रिएक्शंस यहाँ पर अटैच किए ताकि तुम एजेंट्स को थोड़ा समझ पाओ, है ना, तो ध्यान देना इसको प्लीज। तो बोल रहा है इनमें से कौन सा कंपाउंड एक सेकेंडरी अमाइन देगा रिडक्शन पे, नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोबेंजीन, मिथाइल आइसोसाइनाइड या मिथाइल साइनाइड। आइसोसाइनाइड्स का तुम्हें ध्यान होना चाहिए कि अगर मान लो मिथाइल आइसोसाइनाइड लिया, उसका रिडक्शन कराओगे तो सेकेंडरी अमाइन यहाँ से बनेगा, ठीक है, ये CH3 एज इट इज, नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन आ गया, ये जो कार्बन है ये रिड्यूस हो जाता है इसमें, ठीक है, सेकेंडरी अमाइन में। तो सेकेंडरी अमाइन कहाँ मिला तुम्हें, मिथाइल आइसोसाइनाइड में। कर सकते हो, यस बोलो, इजी है क्वेश्चन, नॉट डिफिकल्ट, ठीक है। Next question, which of the following is not a correct method of the preparation of benzylamine from cyanobenzene, ठीक है, तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा is not a correct method, ठीक है, तुम्हें क्या बनाना है, तुम्हें बेंजिल अमीन बनाना है, कहां से, cyanobenzyne से, सोचो इसके बारे में,
सियानोबेंजीन हमने लिया है, ठीक है, और तुम बेंजिल अमीन बनाना चाहते हो। सोचो, इस क्वेश्चन के बारे में सोचो, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, अभी मैम आपको दे नहीं रही है इसे, बिकॉज आई वांट, ऐसा क्वेश्चन मैं पीछे करा चुकी हूँ एक, सो होमवर्क क्वेश्चन बताओ। ये सारे ऑप्शंस मैंने डिस्कस भी कराए थे, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे दो, ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन में हम लोगों ने अमाइंस का रिवीजन किया है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सेशन, एंजॉयड द क्लास। और यार बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो हम और भी कर रहे हैं पार्ट्स इसके, ऐसा नहीं है खत्म ही हो गया है ये, ठीक है। तो वी आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू, दैट इज द पर्पस की तैयारी तुम्हारी अच्छे से हो, जोरों शोरों से हो, ठीक है। तो हम कोई अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ेंगे, बट यू हैव टू बी रेगुलर इन द क्लासेस, राइट। चलिए, सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। शिल्पी मैम नेक्स्ट टाइम मिलती हैं आपसे, टिल देन टेक केयर, स्टे हाइड्रेटेड, थैंक यू सो मच फॉर सीइंग द क्लास, बाय, या